Hello and good morning everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. It's 25th of October 2024. Without getting delay, let's get started. हमारी फर्स्ट न्यूज क्या कहती है? इंडिया चाइना बिगेन डिसएंगेजिंग एट लास्ट टू फ्रिक्शन पॉइंट्स। हम सब ने पिछले 2 दिन से कंटिन्यूअसली इंडिया और चाइना के बीच में जो भी डिस्प्यूट बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे उसको गवर्न करने वाले प्रिंसिपल्स, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, सब चीजों को इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही आया है कि जो एलएसी वाला रीजन है उसमें बेसिकली 2020 में गलवान वैली वाले रीजन में चाइना और इंडिया को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा था। उसी रीजन में डेप्सांग एंड डेमचौक दो रीजन है जो इंडिया के लद्दाख यूनियन टेरिटरी के पार्ट है। इन दोनों रीजन पर डिसएंगेजमेंट को लेकर के दोनों कंट्रीज ने एग्रीमेंट साइन किया है। डिसएंगेजमेंट मतलब होता है कि दोनों कंट्रीज की जो मिलिट्री हैं, जो फोर्सेस हैं, वो उस एरिया को अब छोड़ देंगी और दूर दूर हो जाएंगी। डिसएंगेजमेंट पहले क्या होता है, जैसे कोई भी रीजन डिस्प्यूटेड रहता है तो जो कंसर्न कंट्रीज रहती हैं उनके फोर्सेस आपस में उस एरिया में एकदम बहुत कम डिस्टेंस पर कंटिन्यूअसली पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। अगर एग्रीमेंट साइन हो जाता है, दोनों कंट्रीज एग्री कर जाती है, तो फिर स्टार्ट होती है डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस। मतलब कि अब वहां से मिलिट्री को, आर्मी को रिलीज कर दिया जाएगा। नॉर्मल पेट्रोलिंग बस की जाएगी उन एरियाज की। जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उनके साइड से स्टेटमेंट आया है कि जो भी ये प्रोसेस चल रही है वो म्यूचुअल सिक्योरिटी और इक्वल एंड म्यूचुअल सिक्योरिटी की प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम डिसएंगेजमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लद्दाख का मैप देखा जाए तो डेप्सांग प्लेन्स नदर्न लद्दाख में है, जबकि डेमचौक वाला रीजन सदर्न लद्दाख में है। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे गए हैं पहले भी, इसलिए आपको ये दोनों लोकेशंस याद रखनी चाहिए। आगे चलते हैं। पंजाब हरियाणा सी डिप इन फार्म फायर सिंस 2021, यूपी विटनेसेस अपस्टिक दिस ईयर। हम सब जानते हैं जब ये टाइम पीरियड चलता है अर्ली विंटर्स का, इस टाइम पर दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा डिप हो जाती है। उसके पीछे का रीजन है जो आसपास के एरिया है वो एग्रीकल्चरल स्टेट्स है। हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इन रीजन्स में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है। और जो ये टाइम पीरियड है वो बेसिकली हार्वेस्टिंग का टाइम पीरियड है। इस समय खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग के दौरान जब हार्वेस्ट हो जाती है क्रॉप्स, बची हुई रेसिड्यूज को फार्मर्स बर्न कर देते हैं। इसे बोला जाता है स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग के कारण दिल्ली एनसीआर का जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा गिर जाता है। बट कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट एफर्ट्स ले रही है ताकि एयर क्वालिटी को बेयरेबल रेट्स पर रखा जाए। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के तहत इस साल देखा गया कि पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में पहले ईयर्स के कंपैरिजन में कम स्टबल बर्निंग देखी गई, जबकि उत्तर प्रदेश वाले रीजन में स्टबल बर्निंग के काउंट्स ज्यादा देखने को मिले। इसी एडिटोरियल में ये भी डिस्कस किया गया है कि अभी इस चीज के कंक्लूजन पर हम नहीं आ सकते। क्योंकि हार्वेस्टिंग का सीजन सितंबर 50 से 30 नवंबर तक का है। साथ के साथ जो पंजाब और हरियाणा के फार्मलैंड्स हैं वो यूपी के कंपैरिजन में बड़े फार्मलैंड्स हैं। जो फायर काउंट का प्रोसेस रहता है उसमें नंबर ऑफ फायर्स देखी जाती है, एरिया को काउंट नहीं किया जाता है। इसलिए कौन सा रीजन कितने पॉल्यूशन को रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ नंबर ऑफ फायर्स को लेकर के हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इस चीज को दिल्ली में क्यों इतना पॉल्यूशन देखने को मिलता है या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसे मैंने इन डेप्थ पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। अगर आपको डिटेलिंग चाहिए तो आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट ट्रैकिंग साइक्लोन डाना सिंस अक्टूबर 20, इसरो। हम सब जानते हैं पे ऑफ बंगाल वाला रीजन हो गया या जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, स्पेशली वेस्ट बंगाल का रीजन और उड़ीसा का रीजन, इन रीजन्स में हमें साइक्लोन दाना देखने को मिल रहा है। इसरो ने अपनी सैटेलाइट्स के हेल्प से बहुत बेहतर तरीके से हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम या कंटिन्यूअसली उन साइक्लोन्स की ट्रैकिंग करके हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। इस एडिटोरियल में इसरो की 2 सैटेलाइट्स का डिटेल डिस्कशन किया गया है। फर्स्ट वन इज पोलर ऑर्बिटल सैटेलाइट EOS-06
एंड द सेकेंड वन इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इनसैट 3DR। हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट हो जाता है पोलर और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को समझना। पोलर सैटेलाइट्स ऐसी सैटेलाइट रहती है जो अर्थ के पोल्स पे, मतलब कि यू कैन सी इन दिस इमेज, जो अर्थ के नॉर्थ एंड सदर्न पोल पर कंटिन्यूअसली घूम रही होती हैं, उन रीजन्स का सर्वे कर रही रहती है। ये यूजुअली लो अर्थ ऑर्बिट पर एग्जिस्ट करती है, मतलब कि इनका एल्टीट्यूड 200 से 1000 किलोमीटर तक ही रहता है। साथ के साथ चूंकि इनका जो ऑर्बिट है वो लो अर्थ में रहता है, मतलब कि इन्हें कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। कम डिस्टेंस के कारण इनकी स्पीड ज्यादा रहती है और ये अपना रेवोल्यूशन बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेती है। पर डे की बात की जाए तो एक दिन में ये अर्थ के 15 to 16 रिवॉल्व्स कंप्लीट कर लेती हैं। इसकी अपनी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक रहती है जिसके तहत इनका एप्लीकेशन डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल रिमोट सेंसिंग एरियाज हो गया या साइंटिफिक रिसर्च हो गया, इन सारे चीजों को करने के लिए हम पोलर सैटेलाइट्स का यूज करते हैं। और साथ के साथ चूंकि पोलर सैटेलाइट फास्ट है, साथ के साथ ग्लोबल कवरेज प्रोवाइड करती है, तो इसलिए ग्लोबल कवरेज को देखने के लिए हम पोलर सैटेलाइट्स का यूज करते हैं। क्रॉप्स को मॉनिटर करना हो गया, फॉरेस्ट फायर्स देखनी हो गई, या ग्लोबल सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस हो गए, इन सब में जब किसी सैटेलाइट का यूज किया जाता है तो वो है पोलर सैटेलाइट। इसरो का कार्टोसैट जो सीरीज है पूरी, वो पोलर सैटेलाइट्स की ही सीरीज है। आगे बढ़ते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट समझते हैं। जियो सिंक्रोनस या जियो सिंक्रोनस ऐसी सैटेलाइट रहती है जो अर्थ के टाइम पीरियड के हिसाब से ही घूमती हैं। हमें नाम से ही क्लियर है, स्टेशन मतलब कि जिस स्पीड से अर्थ घूमती है ना, उसी स्पीड से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी घूमती हैं। ये अर्थ के एक ही रीजन पर फोकस करके रहती है, मतलब कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हर एक टाइम पीरियड में सिर्फ उसी स्पेसिफिक लोकेशन का डेटा, उसी स्पेसिफिक लोकेशन की इमेजेस हमें प्रोवाइड करती है। ये भी हाई अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्विंग अर्थ है। इन्हें आर्थर सी क्लर्क सैटेलाइट्स भी बोला जाता है, क्योंकि आर्थर सी क्लर्क ने इस ऑर्बिट को सर्च आउट किया था। एल्टीट्यूड की बात करें तो ये फिक्स 35,786 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर एग्जिस्ट करती है। साथ के साथ जितना अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में टाइम लगता है, दैट इज 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड्स, उतना ही टाइम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को लगता है अर्थ के साथ साथ अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, सॉरी रोटेशन कंप्लीट करने में। अगर एप्लीकेशन देखा जाए तो मैंने बताया कि ये एक स्पेसिफिक रीजन को ही फोकस में करते हुए हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उस स्पेसिफिक लोकेशन का पूरे 24 घंटे में उस लोकेशन में क्या एक्टिविटीज हुई, क्या चेंजेस हुए, उन सब का डेटा प्रोवाइड करने में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स काफी यूजफुल रहती हैं। इसलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का स्पेसिफिकली यूज वेदर मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। साथ के साथ इसरो ने कई सारी मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट्स, मतलब कि ऐसी सैटेलाइट्स जो हमें मौसम से संबंधित इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो मीटोसैट हो गया। इस तरह की सैटेलाइट्स की सीरीज जो है वो इसरो के द्वारा वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए, वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए लॉन्च की है। साथ के साथ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का यूज कई बार कम्युनिकेशन के लिए भी किया जाता है। और इंडिया का जो एक नेविगेशन सिस्टम है, दैट इज नोन एज नाविक, जिसका नाम है, जिसमें 7 सैटेलाइट्स इसरो ने लॉन्च किए, उसमें से कुछ जियो सिंक्रोनस और कुछ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही लॉन्च की गई हैं, ताकि एक प्रॉपर नेविगेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड हो सके। आगे चलते हैं। मूव ऑन मदरसास, द एलिएशन ऑफ मुस्लिम्स। बेसिकली एनसीपीसीआर, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ मुद्दे रखे मदरसास को लेकर के। उन्होंने कहा जो मदरसास हैं उनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं एनसीपीसीआर ने मदरसास की एक गलत इमेज सामने रखी है। उनका ऐसा मानना है कि मदरसास में स्टूडेंट का, या यूं कह लो चिल्ड्रन का, एक
प्रॉपर अपलिफ्टमेंट नहीं हो पा रहा है, वहां पर ज्यादा रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। सो अगर कोई पर्सन मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता है तो उसे वहां जाने की क्या जरूरत है, उसे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने मेन स्ट्रीम से डेविएट हो जाता है और जो एक बच्चे का राइट है एजुकेशन हासिल करने का वो फुलफिल नहीं हो पाता है। बट इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है जो ये आइडियोलॉजी है वो दिखाती है कि कहीं ना कहीं रिलीजियस माइनॉरिटीज एज एनिमीज ऑफ द नेशन। इसके तहत ये दिखाया जा रहा है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो नेशन के एनिमीज की तरह काम करते हैं। ऐसा नहीं है, मदरसास कोई आज की इवॉल्व्ड चीजें नहीं है, बहुत पहले समय से इवन दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे फिरोज शाह तुगलक ने मदरसास को एक स्पेशल प्लेस दी थी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। जो रीजन की विमेन्स थी, चिल्ड्रन थे, उन सबको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए मदरसास को स्पेशली बनाया गया था। साथ के साथ इंडिया ने जिस तरह से राइट टू एजुकेशन 2009 लाया, उसके तहत बच्चों का राइट है कि उन्हें एजुकेशन दी जाए। बट अगर अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, स्कूल्स की डेंसिटी उतनी नहीं रहेगी, बच्चे स्कूल्स नहीं जा पाएंगे, इसलिए तो वो एक अल्टरनेटिव के रूप में मदरसास को एक्सेप्ट करते हैं, मदरसास में जाकर के अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। सो कहीं ना कहीं हमें मदरसास पर इतने बड़े एलिगेशंस लगाने के पहले उनका जो बेसिक हमने बनाया क्यों था मदरसास, या क्या वो रियलिटी में इतने लेवल का निगेटिव है भी या नहीं, इस चीज को सोचना चाहिए। इंडिया में आर्टिकल 25 है, हर किसी को अपना राइट है अपने रिलीजन को कन्फेस करने का, प्रोपगेट करने का, प्रोफेस करने का। उसी राइट का यूज कर रहे हैं मदरसास, सो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप अपने जो अदर रिलीजियस लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं बिलोंग करते हैं, अगर आप उन्हें प्रॉपर स्कूल्स अवेलेबल करवाएंगे तो वो वहां एडमिशन ले लेंगे, उनको क्या जरूरत होगी मदरसाज में जाकर के एडमिशन लेने की। आगे बात करें तो ये जो एडिटोरियल था ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट जनरल एक व्यू पॉइंट जानने के लिए हमने इसे डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। द गाजा वॉर एंड द ग्लोबल साउथ इंटरवेंशन, बेसिकली इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है जिस तरह से इजराइल अपना आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से जीनोसाइड कर रहा है, या जिस तरह की प्रॉब्लम इजराइल में आ रही है, बट स्टिल ग्लोबल लेवल पर उस पर किसी भी तरह के क्वेश्चन नहीं उठाए जा रहे। न यूएसए तो ऑलरेडी इजराइल का एलाय है तो इसलिए यूएसए तो कुछ नहीं बोलेगा, बट जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है जो हमेशा इस तरह के जहां पर भी ह्यूमैनिटी के खिलाफ चीजें जाती हैं, जहां पर डिस्ट्रक्शन होता है, उन सब में ग्लोबल साउथ जो है, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, वो एक तरह से आवाज उठाते हैं, एक तरह से उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की बात करते हैं। बट जब बात आया है इजराइल का, सो ग्लोबल साउथ की भी एक यूनाइटेड वॉइस सामने नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल एशियन कंट्रीज देखा जाए, एशिया में दो मेजर कंट्रीज इंडिया और चाइना, इवन इंडिया और चाइना तक एक पेज पर नहीं आ रहे। दोनों का मानना ऐसा है कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टाइज के मदद से, मतलब कि कम्युनिकेशन या एग्रीमेंट्स करके थोड़ा सा पीस मेंटेन किया जाए, ग्लोबल स्टेबिलिटी है, बट स्टिल अगर दोनों के इंस्टेंस देखे जाए तो दोनों अलग अलग बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं चाइना की। चाइना जो है वो इजराइल वाले पैलेस्टीन वाले मुद्दे को कॉलोनियल मिरर से देख रहा है और उसका ऐसा मानना है कि पैलेस्टीन एग्जिस्ट करना चाहिए। वो बिलीव करता है कि पैलेस्टीन के पास सॉवरेनिटी होनी चाहिए, उसके अपने राइट्स होने चाहिए, उसे उस हिसाब से एग्जिस्ट करने का राइट है। बट वहीं बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया भले ही बोलता है कि वो टू नेशन थ्योरी पर बिलीव करता है, पैलेस्टीन भी एग्जिस्ट करे, इजराइल भी एग्जिस्ट करे, बट स्टिल कहीं ना कहीं इंडिया इजराइल की तरफ ज्यादा बायस्ड है। इजराइल के फेवर में इंडिया ज्यादा बोलता है। इजराइल के जो भी एट्रोसिटीज इजराइल ने की या जिस तरह से वो अटैक्स करता है कंट्रीज पर, इंडिया उस चीज को नेग्लेक्ट करता है। सो जरूरत है कि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज आपस में मिलकर एटलीस्ट एक वॉइस बने और इस तरह से जो इंस्टेबिलिटी फैली हुई है, जो गाजा वॉर हो रहा है, उसे खत्म करने की बात करें। आगे बढ़े तो
मील कॉस्ट्स आर राइजिंग फास्टर देन अर्निंग्स। एक स्टडी की गई, उसमें देखा गया कि जो लोगों की अर्निंग है वो अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए, अक्टूबर मंथ में जितनी अर्निंग थी और इस साल अक्टूबर 2024 में उस चीज को कंपेयर की जाए, तो अर्निंग में सिर्फ 9 से 10% इंक्रीमेंट हुआ है। वहीं अगर हम बात करें मील कॉस्ट की, मतलब कि कितना पैसा उनको खर्च करना पड़ता है अपने 2 टाइम का खाना लेने में, उसमें 52% का राइज देखने को मिला है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा डिसबैलेंस की बात है। इस स्टडी को हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली बात की गई है इन्फ्लेशन की। जब किसी भी कमोडिटी के प्राइस में राइज देखने को मिलता है, दो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उस कमोडिटी के क्या प्राइस रहे हैं, उस चीज को कंपेयर किया जाता है और डिसाइड किया जाता है कि इन्फ्लेशन देखने को मिला है या स्टेबिलिटी मेंटेन है। सो देखा गया कि फूड को, मतलब कि जितना पैसा आपको अक्टूबर 2023 में खर्च करना पड़ता था 2 टाइम का मील लेने में, उससे 52% ज्यादा पैसा अक्टूबर 2024 में खर्च करना पड़ रहा है 2 टाइम का मील खाने के लिए। इंडिया में 3 प्रोविजंस हैं जो ये इन्फ्लेशन है उसे मेजर करने के। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। मतलब कि कंज्यूमर के लेवल पर क्या राइज देखने को मिल रहा है और होलसेल लेवल पर क्या राइज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कंज्यूमर के लेवल पर देखा गया कि मील का कॉस्ट क्या बढ़ रहा है। अगर देखा जाए कि रीजंस क्या है बढ़ने के, अलग अलग रीजंस रहते हैं। पहला रीजन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब कि जो गुड्स की डिमांड है वो सरपास कर गई है सप्लाई को, मतलब कि जितना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है फूड का, उससे ज्यादा लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। अगर ये डिसबैलेंस हो जाएंगी, मतलब कि जितना सप्लाई है उतनी डिमांड है, तो चीजें बैलेंस रहती हैं। बट अगर सप्लाई कम हो गया, डिमांड ज्यादा हो गई, तो इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। सेकेंड वन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समटाइम्स क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट, जो भी चीजें हमें वो प्रोडक्ट बनाने में लग रही हैं, उनकी कॉस्ट अगर बढ़ती है तो इसे बोला जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसकी वजह से एंड प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ जाती है। द थर्ड वन इज वेज प्राइस इन्फ्लेशन, मतलब कि जो भी वर्कर्स इंडस्ट्रीज में जो भी लोग काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने डिमांड की कि हमारी वेजेस को, हमारी सैलरीज को बढ़ाया जाए, तो जो उनका एम्प्लॉयर होगा, जो उनको एम्प्लॉयमेंट देगा, वो उनकी वेजेस बढ़ा देगा, बट वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम नहीं करना चाहेगा। वो उस गैप को फुलफिल करना चाहेगा उस प्रोडक्ट से। मतलब कि एक साइड वो लोगों की वेजेस तो बढ़ाएगा, दूसरे साइड वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ा देगा। इसे बोला जाता है वेज प्राइस इन्फ्लेशन। सो अलग अलग रीजंस रहते हैं जिनकी वजह से हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। अभी का जो इन्फ्लेशन है बेसिकली कहीं ना कहीं सप्लाई चेन बिगड़ी हुई है, क्लाइमेट इतना अनप्रिडिक्टेबल है, अवेलेबिलिटी बहुत कम है, फूड इनसिक्योरिटी हो रखी है। इन सब की वजह से जो है वो मील की कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस इन सारे रीजन्स, इन सब पर गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स उठाए हैं ताकि लोगों को प्रॉपर एटलीस्ट 2 टाइम का मील मिल सके। द फर्स्ट वन इज सब्सिडाइज्ड कमोडिटीज, मतलब कि गवर्नमेंट लोगों को कम रेट पर कमोडिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने फेयर प्राइस शॉप्स बना रखे हैं, राशन दुकानें बना रखी हैं, जहां पर लोगों को ग्रेन्स मिलते हैं 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो। नॉर्मल बेसिक ग्रेन, चावल हो गया, दाल हो गई, गेहूं हो गया, ये सारी चीजें सब्सिडाइज्ड रेट पर लोगों को प्रोवाइड करती है। सेकेंड वन इज रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज। बेसिकली जब हम कोई चीज किसी अदर कंट्री से अपनी कंट्री में लाते हैं तो उन पर लगाई जाती है इम्पोर्ट ड्यूटी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन इम्पोर्ट्स की ड्यूटी भी कम की है। अगर गवर्नमेंट इम्पोर्ट ड्यूटी कम करके, इससे क्या होता है, जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो कम होता है, अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम होती हुई नजर आएगी। थर्ड वन इज एक्सपोर्ट बैन्स। अगर किसी चीज की अवेलेबिलिटी, अगर किसी कमोडिटी की अवेलेबिलिटी हमारी ही कंट्री में कम है, तो हम उस पर एक्सपोर्ट बैन कर सकते हैं, मतलब कि वो हमारी कंट्री से निकलकर किसी और कंट्री में नहीं भेजा जाएगा। वो कमोडिटी हमारे ही सिटीजन्स के लिए, अपनी कंट्री के लोगों के लिए ही अवेलेबल रहना चाहिए। बैन इन स्टॉक पाइलिंग, होता क्या है कि जो
शाहूकार रहते हैं या जो बड़े ट्रेडर्स रहते हैं वो स्टॉक पाइलिंग कर देते हैं। जब किसी चीज का रेट नॉर्मल रहता है तो वो बल्क में वो चीज कमोडिटी खरीद कर अपने पास रख लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अगर उतनी सप्लाई नहीं होगी लेकिन डिमांड तो उतनी ही रहेगी, तो उस चीज की प्राइस बढ़ जाती है। इसलिए स्टॉक पाइलिंग पर भी बैन लगाया जाता है। देन ऑपरेशन ग्रीन्स, बेसिकली जो अभी ये मील की कॉस्ट बढ़ रही है उसमें क्या है, वेजिटेबल की प्राइस बढ़ रही है, टोमेटो, पोटैटो, अनियन, इन सब की प्राइस में बढ़ता हुआ ट्रेंड देखने को मिला, इसलिए मील की प्राइस बढ़ गई। इसलिए गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन ग्रीन चलाया जिसके तहत ये वेजिटेबल्स वगैरह की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। और क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है या गवर्नमेंट को कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट वन इज इम्प्रूव्ड सप्लाई चेन। अपनी सप्लाई चेन को इम्प्रूव करना चाहिए। बेसिकली जो मील बनाने में चीजें यूज होती है, वेजिटेबल्स वगैरह हो गई, ये सारे पेरिशेबल गुड्स है, मतलब कि आप ज्यादा दिन तक इनको स्टोर नहीं कर सकते हो। अगर प्रॉपर सप्लाई चेन होगी, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक इजिली चीजें पहुंच जाएंगी, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, तो भी हमें इन्फ्लेशन कम देखने को मिलेगा। सेकेंड वन इज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट। कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, सप्लाई ही चीजों की बढ़ा देना। इसलिए गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए ताकि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। प्राइस को मॉनिटर करना कि कहीं स्टॉक पाइलिंग की वजह से तो प्राइस नहीं बढ़ रही है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि क्या होता है ना, गवर्नमेंट कुछ क्रॉप्स के लिए एमएसपी प्रोवाइड करती है, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो फार्मर को एक सिक्योरिटी हो जाती है कि अगर मैंने ये क्रॉप लगाई है तो गवर्नमेंट के साइड से मेरे पास पैसा आएगा ही आएगा। सो फार्मर उसी क्रॉप को ज्यादा फोकस करता है। बट अगर अलग अलग क्रॉप्स के लिए एमएसपी प्रोवाइड की जाएगी तो उस वक्त क्या होगा कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो डाइवर्सिफाइड होगा। डाइवर्सिफाइड होने की वजह से जो सॉइल है, जो लैंड है, उसकी भी क्वालिटी इनहेंस होने की चांसेस होती है। अगर लैंड और सॉइल अच्छी होगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। इसलिए गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए कि डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाए। देन क्लाइमेट रेजिलियंस, वी ऑल नो आज का जो समय चल रहा है वो क्लाइमेट चेंज का चल रहा है। किस वक्त तेज बारिश हो जाए, किस वक्त हीट वेव्स तेज हो जाए, मतलब कि कहीं ना कहीं जो वेदर है वो अपने एक्सट्रीम्स में चल रहा है। ठंड अपने एक्सट्रीम्स में पड़ेगी, गर्मी एक्सट्रीम्स में थी, रेनफॉल बहुत ही उसमें रीजनल वेरिएशंस थे, कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं ड्रॉट आ रहा है। सो इन सब को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। देन टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन, मतलब कि जो भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है उनको यूटिलाइज करके रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज हो जाए, सप्लाई चेन मैनेज रहे, किसी भी चीज का वेस्टेज ना हो। इस तरह से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट को अपनी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए ताकि जो मील का प्राइस इन्फ्लेटेड है उसका इम्पैक्ट कम किया जा सके। नेक्स्ट वन इज सेबी चेयरपर्सन बुच स्किप्स पार्लियामेंट्स पीएसी समन्स। बेसिकली पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कि पार्लियामेंट की एक कमेटी है, उसने समन किया था सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच को प्रेजेंट होने के लिए, बट उन्होंने इस चीज को स्किप कर दिया। इसी रिगार्डिंग ये एडिटोरियल आया है। पहली चीज तो जो रूलिंग पार्टी है उनका ऐसा मानना है कि ये पीएससी की अथॉरिटी में ही नहीं आता है कि वो किसी सेबी की चेयरपर्सन को समन भेजें, ये उन्होंने इलीगल काम किया है। बट वहीं कांग्रेस जो ऑपोजिशन पार्टी है उनका ऐसा मानना है कि कैग की रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेट करते हुए उन्होंने किसी पर्सन को समन भेजा है, ये लीगल तरीके से। हमारे लिए ये लड़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पीएसी को समझना। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये एक कमेटी है जिसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। इसका मेन पर्पस है जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू है, उस चीज को चेक करना। ये एक तरह से चेक मैकेनिज्म है। वी ऑल नो इंडिया में चलता है चेक एंड बैलेंस का प्रोसीजर। गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो उसके पास फ्री हैंड नहीं है, मतलब कि वो एक अंकुश किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। अगर किसी भी तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो लोगों का पैसा है, वो गलत वे में यूज हुआ है या
जहाँ पे उसे यूज करना चाहिए वो अगर वहां यूज नहीं हुआ है तो इस चीज को चेक करने के लिए पब्लिक अकाउंट कमिटीज बनाई गई है। बेसिकली जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहता है वो अपनी रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने पब्लिश करता है या रखता है, और उस रिपोर्ट्स को इन्वेस्टिगेट करना, चेक करना ही पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम है। हिस्ट्री देखी जाए तो ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट कमेटी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है। इसे 1921 में 1919 के एक्ट के थ्रू बताया गया था, उसके बाद 1921 में पहली बार इसे बनाया गया। मेंबरशिप की बात की जाए तो उसमें 22 मेंबर्स हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से रहते हैं और 7 राज्यसभा से रहते हैं। पहले प्रोविजन था कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो डिसाइड करते थे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरपर्सन कौन बनेंगे, बट 1967 से एक प्रोविजन बनाया गया जिसके तहत जो अपोजिशन लीडर का मेंबर रहता है वही पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरपर्सन बनता है। साथ के साथ एक और चीज, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कोई भी मेंबर मिनिस्टर नहीं रहता है। अगर कोई पर्सन मिनिस्टर है और वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर है तो उसके बाद उसे पब्लिक अकाउंट कमेटी से निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से चेक का प्रोसीजर करता है ना, मतलब कि काम करता है कि क्या मिनिस्टर्स ने, जो एग्जीक्यूटिव्स है, उन्होंने सही जगह पर पैसा यूज किया है या नहीं। अगर मिनिस्टर इसका मेंबर बन गया तो स्क्रूटनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, वो कहीं ना कहीं अपने कामों को या कोई भी अगर इलीगल वर्क हुआ है तो उसे छुपाने की कोशिश करेगा, इसलिए मिनिस्टर्स को इनका मेंबर नहीं बनाया जाता है। वर्क की बात की जाए तो अकाउंट्स को एग्जामिन करना, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को स्क्रूटनाइज करना कि जिस वजह से पार्लियामेंट ने पैसा सैंक्शन किया था वहीं पर उसे यूज किया गया है या नहीं, ये सारे फाइनेंशियल चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी को बनाया गया है। आगे चलते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना अपॉइंटेड नेक्स्ट सीजीआई टू टेक ओथ ऑन November 11। बेसिकली जो अभी के चीफ सीजीआई है, 50th सीजीआई, उनका टेन्योर खत्म होने वाला है नवंबर 10 को, और नवंबर 11 को ओथ लेंगे हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज संजीव खन्ना। संजीव सीजीआई के बारे में समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 बात करता है सीजीआई के बारे में। यूजुअली होता क्या था, जो एग्जिस्टिंग सीजीआई है वही नेक्स्ट सीजीआई का नाम सजेस्ट करता था, वो नाम प्राइम मिनिस्टर तक जाता था और प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशंस देते थे प्रेसिडेंट को। इंडिया में प्रेसिडेंट ही सीजीआई को अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 124 का यूज करके। उसके बाद कोलेजियम सिस्टम बनाया गया। सीनियर मोस्ट जजेस जो रहते हैं उन्हीं को नेक्स्ट सीजीआई के रूप में अपॉइंट किया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो जो सीजीआई की एलिजिबिलिटी है वो ये है कि वो हाई कोर्ट के जज रहने चाहिए 5 साल तक, या फिर एडवोकेट जनरल रहने चाहिए 10 साल तक, या फिर प्रेसिडेंट की नजर में वो डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट रहने चाहिए, मतलब कि उन्हें जुडिशियल नॉलेज बहुत तगड़ा होना चाहिए। ऐसे पर्सन्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एज अ सीजीआई। वन मोर ऑब्लिगेशन इज ही शुड बी और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। पावर्स की बात की जाए तो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव और अलग अलग पावर्स उनके पास रहती हैं। रिमूवल की बात की जाए तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 के तहत सीजीआई का रिमूवल किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सीजीआई के रिमूवल के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग होती है। बेसिकली स्पेशल मेजोरिटी की हेल्प से ही सीजीआई को हटाया जाता है, मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी मतलब जो भी टोटल मेंबरशिप है हाउस की, वो साथ के साथ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये है रिमूवल का कोटा सीजीआई का। हमारे पास जो न्यूज आई थी वो ये आई थी कि हमारे 51st सीजीआई अपॉइंटेड हुए हैं संजीव खन्ना जी। नेक्स्ट वन इज दाना बिगिंस लैंडफॉल अलोंग उड़ीसा कोस्ट। बेसिकली इसे मैंने डिस्कस किया कि हमारे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट पर साइक्लोन दाना देखने को मिल रहा है। उसका इम्पैक्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उस साइक्लोन की वजह से उड़ीसा वाले रीजन में लैंडफॉल भी हुआ है। साथ के साथ जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस है, मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पहले ही उन रीजन्स को इवैक्यूएट कर दिया गया है, वहां से लोगों को हटा दिया गया है, इसलिए हमें लोगों की हानि देखने को कम मिलेगी।
नेक्स्ट वन इज Q2 रेवेन्यू ग्रोथ एट 16 क्वार्टर लो। बेसिकली इस एडिटोरियल में देखा गया कि जो क्वार्टर रेवेन्यू है सेकेंड क्वार्टर का वो 5 to 7% के बीच में लाई कर रहा है। ये 16 पिछले क्वार्टर्स को कंपेयर किया जाए तो ये बहुत कम ग्रोथ है। Next one is, why did the central government sanction a 50% hike in prices of commonly used drugs? Basically NPPA या NAPA बोल दो, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी है जिसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत बनाया गया है। ये कमोडिटी रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में जो भी ड्रग्स हैं उनकी प्राइसिंग, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ड्रग्स से रिलेटेड वर्क को करने के लिए हमने NPPA अथॉरिटी बनाई है। रिसेंटली इस अथॉरिटी ने 8 ड्रग्स के कॉस्ट को बढ़ा दिया है। होता क्या है कि जब भी कंपनीज या जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कई बार अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं नपा के पास कि जो कॉस्ट है उनको रिवाइज किया जाए। उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स है, मतलब कि ग्रेडियंट्स हैं जो किसी भी ड्रग को बनाने में यूज होते हैं, अगर उनकी कॉस्ट बढ़ती है तो उस कॉस्ट को फुलफिल करने के लिए ड्रग्स की कॉस्ट को रिवाइज करना पड़ता है और उसे बढ़ाना पड़ता है। कहीं ना कहीं इसी चीज को यूज करते हुए नपा ने ऐसा बताया कि अभी जरूरी है कुछ ड्रग्स की कॉस्ट को बढ़ाना, बट ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो ये ड्रग्स कॉस्ट बढ़ाई गई है वो फ्रंट लाइन ड्रग्स है, साथ के साथ वो बहुत कॉमन चीजों के लिए यूज होते हैं। सो अब प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज PM यशस्वी यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक नई स्कीम चालू की है, PM यशस्वी। इसका मेन एम है जो एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना। जो स्टूडेंट्स OBC, डिनोटिफाइड ट्राइब्स, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इन सेक्शंस को बिलोंग करते हैं बच्चे, उनकी एजुकेशन को अपलिफ्ट करना, बैरियर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको सारे रिसोर्सेस अवेल करवाना ताकि उनका एजुकेशन अपलिफ्टमेंट हो सके। इसके तहत पहले भी जो स्कीम्स चलाई गई थी, डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप या प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड की जाती थी DNTs को और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोगों को, उन सारी स्कीम्स को इसके अंतर्गत सब्ज्यूम कर लिया गया है। इस स्कीम्स में देखा गया है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एजुकेशनल एम्पावरमेंट प्रोवाइड करना, वल्नरेबल ग्रुप्स के लोगों को फाइनेंशियल बैरियर्स को हटाना ताकि जो बच्चे हैं इन सेक्शंस के वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाए। इसके तहत 9 to 10th क्लास वाले बच्चों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी और 10th के बाद के बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो जो बच्चा 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा है वो उसके लिए एलिजिबल है। साथ के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात की जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ PM यशस्वी। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। बेसिकली IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा एक साल में 2 बार ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है, दैट इज नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये आउटलुक बताता है कि ग्लोबल ग्रोथ किस तरह से होने वाला है। ये अभी मतलब कि जैसे मैंने बताया कि ट्वाइस इन अ ईयर, एक बार अप्रैल में, सेकेंड टाइम अक्टूबर के मंथ में ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। इन्होंने बताया कि ग्लोबल जो ग्रोथ है वो स्टेबल रहने वाली है। 2023 में 3.3% थी, फिर 24 में 3.2 और 2025 में 3.3 रेट के परसेंट से ग्लोबल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। वहीं जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, USA हो गया, चाइना हो गया, उनकी जो ग्रोथ है वो हमें कम देखने को मिलेगी, बट डेवलपिंग नेशंस की, इंडिया हो गया, अदर हो गया, इन सब की ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिलेगी। ग्लोबल ग्रोथ 3.2% पर है। इसी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में ही इंडिया की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 7% से। अगर USA और चाइना की देखा जाए तो USA की जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 2.2% 2025 में और 24 के लिए 2.8% है। वहीं चाइना के लिए ज्यादा देखी गई है कि चाइना
4.8 और 4.5% की ग्रोथ से आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट वन इज कजान डिक्लेरेशन। बेसिकली रशिया का एक एरिया है कजान, जहां पर ब्रिक्स की समिट कंडक्ट करवाई गई, 16th समिट ऑफ ब्रिक्स। इस इस पूरी मीटिंग के दौरान जो भी चीजें कंक्लूड की गई, जिन पॉइंट्स पर डिस्कशन किया गया, उसको कोडिफाई किया गया और बोला गया कजान डिक्लेरेशन। कजान डिक्लेरेशन का मेन जो एम था वो था स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अगर की हाइलाइट्स देखा जाए तो पहली बात की गई मल्टीलैटरलिज्म पर, ग्लोबल गवर्नेंस को बढ़ाने की बात की गई, इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात की गई कि पेमेंट सिस्टम को और इंटीग्रेट किया जाए ताकि इकोनॉमिक कॉपरेशन हो सके। ब्रिक्स क्लियर डिपॉजिटरी की बात की गई, मतलब कि जो भी क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट्स हो रहे हैं उसको ब्रिक्स क्लियर डिपॉजिटरी की हेल्प से किया जाए। इंटर बैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म की बात की गई, मतलब कि जो ब्रिक्स के नेशंस हैं उनकी जो बैंक्स हैं उनको इंटरलिंक किया जाए। ग्रेन एक्सचेंज की बात की गई। ग्रेन एक्सचेंज का जो पॉइंट था वो रशिया के द्वारा सामने रखा गया कि जो कमोडिटीज हैं उनको किस तरह से ब्रिक्स नेशन के बीच में ही किया जाए। साथ के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अर्ली वार्निंग सिस्टम, आने वाले समय में अगर किसी भी तरह की ग्लोबल डिसीज या ग्लोबल रिस्क होने वाली है उसको पहले से ही किस तरह से प्रिडिक्ट किया जाए और ब्रिक्स नेशन आपस में किस तरह से कोऑपरेट करके उसका इम्पैक्ट कम कर सके। So this was all about today. Thank you so much. Hope you all like the session. इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।